सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2। 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में नेहरू गांधी खानदान के दो सबसे पावरफुल नेता बुरे फंसने वाले हैं। हथकड़ी दूर से ही दिखने लगी है। यह हथकड़ी किसी भी दिन हाथों में लग सकती है। क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जेल भी जा सकती है? जवाब है हां, ऐसी संभावना बन रही है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से केवल एक दिन पहले कांग्रेस पर बिजली गिरी। बिहार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने संसद में वोट चोरी का मुद्दा उठाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब पार्टी के सामने अपने लीडर्स को बचाने का चैलेंज है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने जेल जाने का खतरा खड़ा हो गया है। नौबत कभी भी गिरफ्तारी तक पहुंच सकती है, क्योंकि चार्ज बहुत गंभीर है, धाराएं बहुत कड़ी लगाई गई हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की दफा 120 बी के साथ दफा 420। 120 बी का मतलब है आपराधिक साजिश और दफा 420 का मतलब है बेईमानी और धोखाधड़ी। इसके साथ ही आईपीसी की दफा 403 और आईपीसी की दफा 406। आईपीसी 403 का मतलब बेईमानी से गबन और आईपीसी 406 का मतलब आपराधिक विश्वासघात। राहुल गांधी पर सेम टू सेम सोनिया गांधी पर लगी दफाएं ही राहुल गांधी पर भी लगाई गई हैं, यानी आईपीसी की दफा 120 बी, दफा 420, दफा 403 और आईपीसी दफा 406, मतलब आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से गबन और आपराधिक विश्वासघात। मामला नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर धोखे से कब्जे का है। राहुल और सोनिया पर जो चार्ज हैं, उनमें सबसे गंभीर चार्ज है दफा 420 के साथ 120 बी। आईपीसी की ये दफाएं बेलेबल नहीं हैं, यानी इन धाराओं में जमानत हासिल करना आरोपी का अधिकार नहीं होता। इनमें जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट का होता है, वो भी तब जब मजिस्ट्रेट को जमानत देना सही लगे, वरना जमानत की अर्जी खारिज भी हो सकती है। वैसी सूरत में सोनिया और राहुल को जेल जाना पड़ सकता है। गांधी नेहरू खानदान के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अब तक नरमी बरतती रही हैं। अब तक ईडी, सीबीआई उन्हें बुलाती थी, पूछताछ करती थी, फिर छोड़ देती थी। अब पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप गंभीर मुश्किलों में घिरने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया से ईडी पूछताछ कर चुकी है। 2022 में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से 3 दिनों में 12 घंटे की पूछताछ हुई। अब तक इस केस में न कभी राहुल की गिरफ्तारी हुई, न ही सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो ईडी थी। अब क्राइम सीन में दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर की कॉपी अब सामने आई है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कहा गया कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। एफआईआर में कुल 5 व्यक्तियों के नाम है, 3 कंपनियों के नाम है और एक अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2, सुमन दुबे आरोपी नंबर 3, सैम पित्रोदा आरोपी नंबर 4, यंग इंडियन लिमिटेड आरोपी नंबर 5, डिटॉक्स मार्केटाइज लिमिटेड आरोपी नंबर 6, सुनील भंडारी आरोपी नंबर 7 और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड आरोपी नंबर 8। ईडी ने अपनी जांच में प्रोसीड ऑफ क्राइम के तौर पर 988 करोड़ रुपए दर्ज किए हैं। यही रकम दिल्ली पुलिस की एफआईआर में लिखी गई है। 2012 में जब देश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्हीं दिनों बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी शिकायत पर शुरू हुई जांच ईडी से होते हुए दिल्ली पुलिस के हाथों में आ गई है। ईडी की जांच में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के भी नाम आए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद दर्ज हुई एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम नहीं लिखे हैं। देश को आज बताना जरूरी है कि ये केस क्या है।
ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। आपको मालूम है कि इस पर एक केस प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था। बंद होने के बाद 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो जो एसोसिएट जर्नल थे, जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बनाकर करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जर्नल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर कांग्रेस के लिए क्या क्या मुसीबत ला सकती है, उसे समझने से पहले इस केस की टाइमलाइन को जानना बहुत जरूरी है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल बनाया था। 1938 में एजेएल ने 3 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार निकाले। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में निकाले गए। 1960 में एजेएल की आर्थिक हालात बहुत खराब होने लगी। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को बिना ब्याज वाला लोन दिया। 2008 से 2010 के बीच कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को फिर आर्थिक मदद दी। 2010 में कांग्रेस का एजेएल पर 90 करोड़ 21 लाख रुपए का कर्ज हो गया। इसी साल सोनिया और राहुल ने मिलकर यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। कांग्रेस ने 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड को लोन रिकवरी का अधिकार दिया। लोन रिकवरी के बहाने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी एजेएल की मालिक बन गई। यंग इंडियन लिमिटेड में 38% शेयर सोनिया गांधी के हैं, 38% शेयर ही राहुल गांधी की हैं और बाकी 24% शेयर कांग्रेस के कुछ नेताओं और एक पत्रकार के हैं। आरोप है कि यंग इंडियन के जिस 50 लाख रुपए से पूरे एजेएल को कब्जे में लिया गया, वो पैसा उसे कोलकाता की शेल कंपनी डिटॉक्स मार्केंडाइज लिमिटेड ने दिया था। डिटॉक्स मार्केंडाइज ने सोनिया और राहुल की कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी एंट्री कंपनी के खाते में है, लेकिन ये पैसा क्यों दिया गया ये कोई नहीं जानता। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर में कुछ और खुलासे हुए हैं। 2017 से 18 में यंग इंडियन ने अपने अकाउंट में 18 करोड़ 12 लाख रुपए के फर्जी दान दिखाए। ये दान एजेएल को टेक ओवर करने से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स देने के लिए दिखाए गए। अगर दान नहीं दिखाया जाता तो इनकम टैक्स सोनिया और राहुल गांधी को भरना पड़ता। 2017-18 में एजेएल ने 38 करोड़ 41 लाख रुपए का फर्जी एडवांस किराया दिखाया। 2017-18 से 2020-21 के दौरान एजेएल ने विज्ञापन से 29 करोड़ 45 लाख की कमाई का दावा किया। इनमें से 15 करोड़ 86 लाख कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों और 13 करोड़ 59 लाख रुपए अन्य संस्थाओं ने दिए। यानी इस रकम में ऐसा बहुत मसाला है जो सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नेशनल हेराल्ड में कुछ संपत्तियों को ईडी ने अटैच कर रखा है। कुछ संपत्तियों का किराया ईडी डायरेक्टर के अकाउंट में जमा कराया जा रहा है। बाकी संपत्तियां जांच के घेरे में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि नेशनल हेराल्ड अखबार नेहरू ने निकाला, कांग्रेस ने उसको बचा कर रखा। यंग इंडियन लिमिटेड बनाकर पुरानी संपत्तियों को रीस्ट्रक्चर किया गया। इसमें अपराध कहां से हो गया? देखिए साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है। आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा
कहाँ से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं है, दिल्ली में लूटमार बढ़ती है उसे कोई चिंता नहीं है, हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये FIR करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। कांग्रेस जो डिटेल नहीं बताती वो डिटेल ईडी की रिपोर्ट में और दिल्ली पुलिस की FIR में दर्ज है। नेशनल हेराल्ड का घोटाला कैसे हुआ, इसको परत दर परत इस फ्लो चार्ट से समझिए। AGL ने 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। 2008 से ही AGL की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए प्लान बने। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। AGL, यंग इंडियन और AICC में एक ही ग्रुप के लोग थे। AICC ने 90 करोड़ 21 लाख का लोन सिर्फ 50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। तब AICC प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी। यंग इंडियन ने AGL को 90 करोड़ 20 लाख का लोन चुकाने के लिए कहा। यंग इंडियन सोनिया राहुल की कंपनी थी। AGL का मैनेजमेंट भी सोनिया राहुल के ही हाथ में था। AGL का लोन चुकाने के बदले इक्विटी कन्वर्जन का विकल्प दिया गया। AGL ने यंग इंडियन को 9 करोड़ 2,10,000 शेयर जारी किए। इस तरह यंग इंडियन के पास AGL के 99% शेयर आ गए। AGL के बाकी शेयर होल्डर्स के पास केवल 1% शेयर रह गया। सबसे मार्के की बात यह है कि AGL, यंग इंडियन और AICC में ये सारे फैसले एक ही ग्रुप के लोग कर रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही AICC और बाकी दोनों कंपनियों के फैसले ले रहे थे। इस तरह कागज पर कुछ बदलाव करके सोनिया और राहुल AGL की 99% संपत्ति पर कब्जा कर लिया। यह सच है कि मामला नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले का है, लेकिन जांच में तेजी तब आई जब केंद्र में मोदी सरकार आई। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। अब हम आपको नेशनल हेराल्ड की वो संपत्तियां दिखाते हैं जिनके कब्जे में लेने के लिए सारी साजिश रची गई। दिल्ली का नेशनल हेराल्ड हाउस दिल्ली के प्राइम लोकेशन बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा इसकी 4 मंजिलें और हैं। आज के मार्केट रेट पर इस प्रॉपर्टी की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में AGL यानी नेशनल हेराल्ड की ऑफिस बिल्डिंग 9 मंजिल की है। इसकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा की है। लखनऊ के कैसरबाग में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है। यहां से भी अब अखबार नहीं निकलता। बिल्डिंग खंडर हो रही है, लेकिन जमीन की कीमत करोड़ों में है। भोपाल वाले नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में तो गजब हो गया। BDA ने 1981 में जो जमीन कांग्रेस को ₹1 स्क्वायर फीट के रेट पर 30 साल के लिए लीज पर दी थी,
उस जमीन पर लीज खत्म होने से चंद दिन पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और दुकानें बेच दी गईं। सोनिया और राहुल इस बार बुरे फंसे हैं। ईडी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब दिल्ली पुलिस अलग से जांच करेगी और अलग से चार्जशीट फाइल करेगी। उससे पहले सोनिया और राहुल से पूछताछ भी होगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो जमीन है पटना में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, एक दो जगह और जमीन है, वो लैंड क्या राहुल गांधी जी को के नाम पर ट्रांसफर हुई है या सोनिया जी के नाम पर ट्रांसफर हुआ? कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? किस बात का चार्जशीट? अब सत्ता के डंडे के बल पर चार्जशीट करा लें, कुछ भी करा सकते। तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, न उनके जेब से में उनको कोई फायदा हुआ है व्यक्तिगत तौर से। कांग्रेस हेडक्वार्टर में मची अफरा तफरी को समझिए। कांग्रेस लोकसभा के 3 चुनाव हार चुकी है। अभी अभी बिहार चुनाव में कांग्रेस की बुरी गत हुई है। पूरे बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक चुने गए हैं। ये 6 विधायक भी आरजेडी की बैसाखी पर जीते हैं। कांग्रेस की अपनी हालत खस्ता है। 1.25 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। अगर अखिलेश यादव की बैसाखी न हो तो यूपी में भी कांग्रेस की वही गत हो जाएगी जैसी बिहार में हो गई। यूपी लोकसभा की 80 सीटें, बिहार लोकसभा की 40 सीटें, महाराष्ट्र लोकसभा की 48 सीटें और गुजरात लोकसभा की 26 सीटें। लोकसभा की 194 सीटों वाले इन 4 राज्यों में कांग्रेस ने आखिरी बार 1985 से 1990 तक 5 साल सरकार चलाई थी। 1990 के बाद से इन राज्यों में कांग्रेस बैसाखी के भरोसे है। पश्चिम बंगाल में जहां अगले 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, वहां कांग्रेस ने आखिरी बार 1972 से 1977 के बीच सरकार चलाई थी। बंगाल से कांग्रेस के पैर एक बार उखड़े तो फिर कभी जम ही नहीं पाए। कांग्रेस से ही निकलकर ममता बनर्जी ने यहां अपनी सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस शून्य पर सिमटती चली गई। तमिलनाडु में कांग्रेस ने आखिरी बार 1962 से 1967 के बीच अपनी सरकार चलाई थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार ने 1967 से 1972 के बीच कार्यकाल पूरा किया था। ओडिशा में कांग्रेस की आखिरी बहुमत वाली सरकार 1995 में बनी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आखिरी बार 1998 से 2003 के बीच 5 साल सरकार चलाई थी। राजस्थान में भी कांग्रेस की बहुमत वाली आखिरी सरकार 1998 में बनी थी, जिसने 2003 में कार्यकाल पूरा किया था। 2018 में एमपी में बनी कांग्रेस सरकार बीच में गिर गई और राजस्थान में बनी कांग्रेस सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं थी। कांग्रेस जिस राज्य में बेदखल हो जाती है, वहां बड़ी मुश्किल से लौटती है। अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें एक ही बड़ा राज्य है कर्नाटक। वहां सत्ता के लिए रोज नाटक चल रहा है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार कुर्सी के लिए भिड़ते हैं तो कहते हैं कि आला कमान का फैसला मानेंगे। अगर आला कमान ही जेल चला जाएगा तो क्या होगा? कांग्रेस ने सेकंड लाइन ऑफ कमांड कभी डेवलप ही नहीं किया। खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी आला कमान रखते हैं। सोचिए, जब आला कमान जेल में होगा तो पार्टी का क्या होगा?